नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो ये जो हमारा सेशन है दोस्तों क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो बताता है सरकार को कि उसको अपना काम कैसे करना है, ठीक है। और ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हर किसी को अपने अपने अधिकार देता है। ये तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार कितने होते हैं। तो 4 प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, लिखित, अलिखित, कठोर और लचीला। जो ये आपका कठोर और लचीला जो संविधान है, ये दोनों स्पेशलिटी है लिखित और अलिखित संविधान की। कैसे, इसको आगे समझते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों लिखित संविधान की या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखित होता है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होता है, उसको बोलते हैं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके रीति रिवाज, आपके कस्टम्स से लिया गया है, उन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो उसको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ आपकी रीति और रिवाज चल रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब इनके कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिजिड और फ्लेक्सिबल जो है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 कैरेक्टर्स हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। कैसे? मान लीजिए समय के साथ कोई कानून जो है वो बेकार हो गया है, अब ज़रूरत है कि उस कानून में थोड़ा चेंज किया जा सके, बदलाव किया जा सके, और ऐसे में आपको क्या करना होगा? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपको कोई भी कानून बदलना है तो उसके लिए आप इजीली कुछ नहीं कर सकते, आपको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होगा, और उस प्रोसीजर के तहत ही आप उस कानून को फॉलो कर सकते, उस कानून को चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में यदि कोई कानून आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा और लेंथी प्रोसेस फॉलो करना होगा। दूसरी तरफ अगर एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, अनरिटन है, कस्टम्स के थ्रू चल रहा है, तो क्या होता है दोस्तों कि यदि उनको कोई भी कानून चेंज करना होता है तो सिर्फ वो बहुत इजीली कर देते हैं, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं और वो कानून चेंज हो जाता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं अब बात करूं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या होते हैं, तो इन सभी को समझने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन कानून बनाएगा और क्या कानून बनाएगा। तो ये कौन और क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? हम, आप या कौन? अगर मोनार्कियल सिस्टम की बात करें तो राजशाही यानी मोनार्की में राजा कानून बनाता है, डिक्टेटरशिप में आपके तानाशाह कानून बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करूं, जैसे ओल्ड सोवियत यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिंगल पार्टी रूल था, तो वो सिंगल पार्टी कानून बनाती थी। बट इन सबसे इतर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें कानून कौन बनाएगा? क्योंकि जनता आपकी जनार्दन होती है, तो इसलिए कानून भी जनता ही बनाएगी। तो अब ये जनता कानून कैसे बनाएगी, इसको देखते हैं। फर्ज कीजिए दोस्तों कि ये एक सोसाइटी है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। हर किसी के अपना माइंडसेट है, एक चीज़ को लेके कोई भी व्यक्ति दूसरे से सहमत नहीं होता है, असहमत है। फॉर एग्जाम्पल, इस व्यक्ति के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और इस व्यक्ति के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हर चीज़ को लेके पूरी सोसाइटी में मतभेद है। तो ऐसे में दोस्तों पूरी सोसाइटी के लोग क्या एक साथ पीसफुली रह पाएंगे? एक दूसरे के विचारों से कोई भी सहमत नहीं है, तो क्या ये लोग पीसफुली रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये सभी लोग एक सोसाइटी में भी रहे और शांति से भी रहे? तो उसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि इनको सभी को एक रूल्स प्रोवाइड करा दिया जाए। कैसे रूल? बेसिक रूल। कैसे रूल? बेसिक रूल। इन सभी को बोल दिया जाए कि देखिए ये आप लोगों के लिए बेसिक रूल्स हैं, यदि आपको इस सोसाइटी में रहना है तो आपको ये रूल्स मानने पड़ेंगे, और यदि आप इन रूल्स को नहीं मानेंगे तो फिर अंकल जी आएंगे और आपको लेके चले जाएंगे। मीन्स आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप इन रूल्स को नहीं मानेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। सोसाइटी के लोग कहते हैं कि अगर इनको पीसफुली एक साथ रहना है तो इनके लिए रूल्स होने ज़रूरी हैं। सोसाइटी के लोग इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, हमारे लिए रूल्स बना दो,
हम रूल्स मान लेंगे। अब बात ये होती है कि आपने रूल्स बनाने की बात कही थी, तो रूल बनाएगा कौन, क्या रूल बनेंगे वो तो दूर की बात है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि रूल बनाएगा कौन। ठीक है, अगर इंडिविजुअल्स रूल बनाने लगे तो इस भाई साहब के लिए रूल एक्स बहुत अच्छा है और इस मोहतरमा का मानना है कि रूल वाई बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। दूसरी तरफ सोसाइटी के अलग अलग लोग जो है इस तरीके से अलग अलग बैठ के पंचायत करने लगते हैं। ये पंचायत में ये रूल अपने निकालते हैं, ये वाली पंचायत अपने रूल निकालती है, ये वाली पंचायत अपने रूल निकालती है। यानी एक सोसाइटी के लिए 3 अलग अलग तरीके के रूल आ गए। तो अब बात यह है कि कौन से रूल ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से रूल ज़्यादा बेकार है। इन सभी ने प्रॉपरली बैठ के डिस्कस किया है, तब जाके रूल बनाए हैं। एक सोसाइटी में इतने सारे रूल्स, अलग अलग तरीके के रूल, ये तो चल नहीं सकता। तो अब बात यह है कि इंडिविजुअल भी रूल नहीं बना सकते और ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग बैठ के या एक साथ बैठ के रूल नहीं बना सकते। तो अब रूल कौन बनाएगा, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपके लिए रूल बनाएगी आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो सदस्य बैठेंगे, जो मेंबर बैठेंगे, वही लोग आपके लिए रूल बनाएंगे। ठीक है, जो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे वो कौन होंगे, उनको कौन डिसाइड करेगा कि यही लोग बैठेंगे? तो उसका भी जवाब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जनता ही डिसाइड करेगी कि पार्लियामेंट में कौन बैठेगा। इलेक्शंस होंगे, वोट पड़ेंगे और जो व्यक्ति जीतेगा वो पार्लियामेंट में बैठेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी तक हमने 2 फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के समझ लिए हैं। एक तरफ थ्योरी की तरफ चलते हैं। इधर देखिए दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हम जो है सोसाइटी में मिनिमल कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहते हैं और मिनिमल कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए बेसिक रूल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उस सोसाइटी को। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है कि ये जो बेसिक रूल्स हैं ये प्रॉपर एक गवर्नमेंट बनेगी, और किस तरीके से बनेगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। तो एक गवर्नमेंट बनेगी और वो आपके लिए कानून बनाएगी। ठीक है, तो ये जो थे आपके 2 फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक आपने पढ़ लिए हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि आप लोगों ने सरकार को चुन लिया, सरकार ने पार्लियामेंट में बैठ गई और सरकार ने बैठ के आपके लिए कानून बना दिए। अब कानून जो है सरकार ने ऐसा बनाया है जो एक क्लास के लिए फेवरेबल है, दूसरी क्लास के लिए बेकार है, अनफेवरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में कानून होता था कि कुएं से पानी सिर्फ वही निकालेगा जो अपर कास्ट का होगा, और जो लोअर कास्ट का होगा उसको कोई परमिशन नहीं है कि वो कुएं से पानी निकाले। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून हो गया, ये तो गलत कानून हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो नेता चुने जाएंगे उन्होंने जो कानून बनाए वो मानना बाध्य होगा। अब तो नेताओं ने तो गलत कानून बनाया है तो ये तो बाध्यकारी हो गया। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन होकर ना हो दोस्तों, या अनफेयर या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को सरकार के लिए लिमिट बना दिया गया है। यानी कि किसी भी सरकार को अगर कानून बनाने होंगे तो उसको ध्यान रखना होगा कि ये जो आपके अधिकार है, ये जो आपके मौलिक अधिकार है, इनका किसी भी तरीके से हनन ना हो, इनके ऊपर किसी भी तरीके से बुरा प्रभाव ना हो। ठीक है, कानून ऐसा होना चाहिए जो इन सभी के फेवर में हो, इनके अगेंस्ट ना हो, और यदि वो इनके अगेंस्ट होगा तो वो कानून माना नहीं जाएगा, वो कानून बेकार होगा और रद्द करार दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कुछ लिमिट्स हम गवर्नमेंट पे लगाएंगे और उन लिमिट्स के तहत ही गवर्नमेंट जो है अपने कानून बनाएगी लोगों के लिए, और ये लिमिट्स जो है फंडामेंटल रहेंगी और किसी भी तरीके से इनको ट्रेसपास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर को लिमिट करने का सबसे कॉमन वे है दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कभी भी आप लिमिट नहीं कर सकते। अगर ये नेशनल इमरजेंसी है तो ही आप इसको लिमिट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है और आप लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो जाए, इसलिए आपको बाध्य किया गया है कि आप लोग अपने घरों में ही रहें। घरों से बाहर निकलना और निकल के कहीं भी जाना हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कभी भी कहीं भी किसी भी समय आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें ऐसा करने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन है और इमरजेंसी में आपके जो
फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिट कर दिए जाते हैं। सरकार के पास ये पावर है। तो आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि थर्ड फंक्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें दोस्तों फोर्थ फंक्शन की, तो फोर्थ फंक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों मान लीजिए कि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, मैं पढ़ लिख के बड़ा कुछ करना चाहती हूँ, प्लस मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ और आगे सोसाइटी के लिए कुछ प्रोडक्टिव बनना चाहती हूँ, प्रोडक्टिव करना चाहती हूँ। ये मेरी एस्पिरेशन है, ये मेरा गोल है और मैं चाहती हूँ सरकार मेरी मदद करे मेरे गोल्स को अचीव करने में। अब भाई सरकार क्यों मदद करेगी आपकी? आपके गोल है, आप खुद पूरा कीजिए। सरकार क्यों करेगी? सरकार इसलिए करेगी दोस्तों क्योंकि सरकार को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा करने के लिए बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनेबल किया है गवर्नमेंट को कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करे, सोसाइटी के जो भी गोल्स हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करे, प्लस उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस वो प्रोवाइड कराए। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता खर्चा, तो उसके लिए सरकार को ज़रूरी है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया जाए और हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और इसीलिए दोस्तों आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है और आर्टिकल ई के तहत भी एक एक्ट प्रॉपर बना दिया गया है जिससे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को दी जाएगी। बच्चे का एस्पिरेशंस था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, गवर्नमेंट ने उनको वो माहौल दे दिया है। ठीक है, तो द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि एस्पिरेशंस पूरे हो जाएं। पढ़ाई करने चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए उनको इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो धारणा है इसको सपोर्ट करते हैं हमारी प्रेम्बल, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ही ये धारणा है, ये फंक्शन है, प्लस जो सरकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये भी सरकार को बाध्य करते हैं कि आप जो है लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करें। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी बहुत बड़ा एंड वास्ट टॉपिक है, इसको हम किसी और स्लाइड में कवर करेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया है। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों आइडेंटिटी ऑफ द पीपल की, तो होता क्या दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है कुछ लोगों की, सभी लोगों की। क्या? कैसी आइडेंटिटी? फंडामेंटल। कैसी? फंडामेंटल। ठीक है, अर्थात लोग एक साथ कलेक्टिव आइडेंटिटी तब फॉर्म करते हैं जब वे बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स से एग्री करते हैं। याद देखिए, इन सभी लोगों को बेसिक सेट ऑफ रूल्स दे दिया, कानून दे दिए, नॉर्म्स दे दिया, और ये सभी लोग जो है अभी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। मैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, आप उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? आप लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्योंकि आप इन सभी रूल्स के लिए कलेक्टिवली एग्री कर गए हैं। तो इसी के बेसिस पे एक व्यक्ति की 3 तरीके की आइडेंटिटी होती है, और वो तीनों आइडेंटिटीज क्या है? लेट्स सी। हाँ, ये इधर देखिए दोस्तों, 3 तरीके की आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड मोरल आइडेंटिटी। तो हम एज एन इंडिविजुअल हमारी 3 तरीके की आइडेंटिटी है। पहली जो है नेशनल आइडेंटिटी है। इसमें होता क्या है कि हम सभी एक साथ एग्री करते हैं कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा और क्या कानून बनाएगा। जो कानून बने हैं हमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी। दूसरा है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेशनल आइडेंटिटी वो है कि हम एग्री करते हैं कि कोई व्यक्ति जो हमने चुना है वो हमारे लिए कानून बनाएगा। पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो होता है जिसमें उस व्यक्ति ने कानून बनाया है और हमें उसके कानून फॉलो करने हैं। और मोरल आइडेंटिटी में वो होता है दोस्तों कि हमें पता होता है कि व्हाट इज़ राइट टू डू एंड व्हाट इज़ नॉट राइट टू डू। इन अदर वर्ड्स इट शोज द वैल्यू, जो हमारी वैल्यू दिखाता है वो हमारी मोरल आइडेंटिटी होता है। नेशनल आइडेंटिटी, हम एग्री करते हैं कि कोई पर्सन हमारे लिए कानून बनाए। पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वो कानून हमें मानने हैं। और तीसरा मोरल आइडेंटिटी की क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ की हमें जानकारी है। तो ये है हमारी टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। इसके आगे का दोस्तों कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम गाइज। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।